Hello everyone, welcome to HS Kelsey's बालनोई Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और आज नेक्स्ट क्लास एक और करेंगे हम करंट अफेयर्स की ऑन दी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंडाइसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो भी रिसेंटली रही हैं लास्ट 5-6 मंथ्स में एग्जाम ओरिएंटेड. सो लेट्स स्टार्ट. सो करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक्स. Let's start. So first point is SOFI report, State of Food Security and Nutrition in the World. SOFI 2025 report has been released. So what kind of questions can be asked from this? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एजेंसीज हैं, which agencies actually publish this report, this is annually or not, और what are the key findings of the report. तो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, देख लेते हैं एक बार. द फर्स्ट पॉइंट इज किस बॉडी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. सबसे पहला आता है दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट. हर साल पब्लिश होती है रिपोर्ट, और एक एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसीज मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं. दिस इज योर रिपोर्ट 2025 की है. सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, एंड IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो दीज आर द बॉडीज विच पब्लिश दिस रिपोर्ट, मिलकर पब्लिश करती हैं. अब एक बार फाइंडिंग्स देख लेते हैं किस क्या क्या फाइंडिंग्स इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की. सो द फर्स्ट इज एनीमिया. एक बार एनीमिया देख लेते हैं. सो एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस हियर, व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज आरबीसी काउंट का डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज इन योर आरबीसी काउंट. व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स विच आर फाउंड इन योर ब्लड, सो विच कैरी द ऑक्सीजन. तो क्या काम होता है आरबीसी का? ऑक्सीजन कैरी करना. और जब इनके काउंट में डिक्रीज हो जाता है तब उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर? एनीमिया. किस विटामिन की कमी से होता है एनीमिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, विटामिन B12. So what is anemia? Anemia is decrease in RBC, and which vitamin causes the anemia? सर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है. तो रिपोर्ट क्या बोल रही है? द एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स. स्पेसिफिकली विमेन की बात क्यों करिए? एनीमिया इज मोस्टली फाउंड इन विमेन. आपने देखा होगा, अगर आप बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन अगर हम मैन और विमेन की बात करें, मैन एंड विमेन की बात करें, सो कंपैरेटिवली विमेन में जो हीमोग्लोबिन का जो काउंट होता है वो कम होता है, और मैन में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. तो एनीमिया की शिकायत भी सबसे ज्यादा विमेन में पाई जाती है, स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप के साथ 15 to 49 ईयर्स है. तो क्या बता रही है? एन इंक्रीज इन द ग्लोबल प्रिविलेंस फ्रॉम 27.6% टू 30.7%. क्लियर है? तो एनीमिया में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एनीमिया, जो एनीमिया की केसेस हैं वो डिक्रीज करे हैं? सर नहीं. द एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स हैज इंक्रीज्ड. सेकेंड इज एडल्ट ओबेसिटी इन राइज, ओबेसिटी इंक्रीज, ये भी राइज करी है. एंड थर्ड इज चाइल्ड स्टंटिंग. व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग? क्या होती है? तो चाइल्ड स्टंटिंग होती है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन. क्रोनिक माल न्यूट्रिशन होना ना चिल्ड्रंस के अंदर. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा उनकी हाइट कम रह जाती है, वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत दुबले पतले रह जाते, बहुत ज्यादा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से जो चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक जाती है बच्चों की. तो उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड स्टंटिंग. सर ये डिक्रीज हुआ है, विच इज अ पॉजिटिव ऑफ दिस रिपोर्ट. चाइल्ड स्टंटिंग डिक्रीज हुआ है, ओबेसिटी में राइज देखा गया है, एनीमिया में राइज देखा गया है, एंड साइन ऑफ डिक्रीज इन वर्ल्ड हंगर इन रिसेंट ईयर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका वर्ल्ड हंगर है उसमें डिक्रीज देखा गया है. क्लियर? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सोफी रिपोर्ट.
एक बार फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, एंड एनुअल रिपोर्ट है सर ये। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है सर? एफएओ है, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ भी इसके अंदर है, डब्ल्यूएफपी एंड आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सर्ज अप 49.322 in March up from 465.33 in September. This is in करोड़, ध्यान रखना। जो डिजिटल पेमेंट है उसके नंबर्स की बात चल रही है कि कितने नंबर्स के साथ वो इंक्रीज हुआ है। तो इतने करोड़ से अब ये इतना है, तो सर्ज आया है इसमें। क्लियर? एक बार रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, इस इंडेक्स के बारे में। कौन पब्लिश करता है? वन एंड ओनली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सिंस जनवरी कब से स्टार्ट हो रही है? विद बेस ईयर 2018। ध्यान रखना, स्टार्ट कब से हुई है? 2021 से स्टार्ट हुआ है। बेस ईयर क्या है? 2018। व्हाट इज बेस ईयर? एक बार देख लेते हैं बेस ईयर क्या होता है। व्हाट इज बेस ईयर? हम जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स पढ़ते हैं और जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से सर। एक होता है बेस ईयर एंड वन इज करंट ईयर। वन इज बेस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर। एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2026 की ही बात करें, अगर 2026 में हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जीडीपी का जनरली कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर 2 कार का मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किसी अभी और कुछ नहीं हुआ किसी भी इकोनॉमी, हम ये मानकर एज्यूम कर चलते हैं सिर्फ 2 ही कार का प्रोडक्शन हुआ है, 2 कार का प्रोडक्शन है और उनकी वैल्यू मान के चलिए 10 लाख रुपए है, तो मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? जीडीपी क्या होगी आपकी सर? 10 into 2 इट इज 20 लाख रुपीज। तो 2026 में जीडीपी क्या है हमारी सर? 20 लाख रुपए। लेकिन अगर यही बात मैं फॉर एग्जांपल 2012 की करता हूं और मान के चलिए 2012 में भी इन्हीं कार का प्रोडक्शन हो रहा था, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन हो रहा था, यही कंपनी थी और इन्हीं कार को बना रही थी, और उस समय प्राइस मान के चलिए गाड़ी के प्राइस थे उस समय 5 लाख रुपए। लेकिन उस समय जो कार का प्रोडक्शन हो रहा था, उन कार का प्रोडक्शन हो रहा था 3 कार का प्रोडक्शन हो रहा था। क्लियर है सर? चलिए, तो उस समय जीडीपी क्या होगी? 5 3 15 लाख रुपीज सर। तो आप इसे देखकर बोलेंगे कि सर जीडीपी 2012 के मुकाबले 2026 में जीडीपी इंक्रीज हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे एक्चुअल में जीडीपी है क्या सर? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर उतना बेहतर है भाई। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? लोगों को इनकम मिलती है। अब प्रोडक्शन, एक तो इनकम मिल गई, दूसरा क्या है? वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट के अंदर जाता है, और मार्केट के अंदर क्या होता है सर? वो बेच दिया जाता है। बेचने के लिए क्या होगा सर? उसको कोई खरीदेगा, और खरीदने पर क्या होगा सर? दोबारा से एक ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर के पास इनकम आएगी, लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ हो रही है। तो आप एक्चुअल में देखें 2026 में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, जबकि 2012 में प्रोडक्शन ज्यादा था। तो ये तो नेगेटिव इफेक्ट हुआ कि प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर्स में जीडीपी बढ़ गई है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको बोला हमने, जब हमने 2026 के ही प्राइसेस लेकर जीडीपी का कैलकुलेशन करा, उसको बोला हमने जीडीपी एट करंट प्राइस। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को बाहर निकालेंगे, देखेंगे आप जीडीपी क्यों ज्यादा दिखाई दे रही है हमें सर? कार का प्राइस 5 लाख से 10 लाख पहुंच गया, तो इसको क्या है सर? इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इन्फ्लेशन को रिमूव करने के लिए और एक्चुअल कंडीशन देखने के लिए जीडीपी की या किसी भी इकोनॉमी की, तो हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं कि जो 2012 के जो प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जिस प्राइसेस को हमने कांस्टेंट माना, जिस ईयर के प्राइस को, उस ईयर को बोला बेस ईयर।
तो हम प्रोडक्शन तो करंट ईयर का लेंगे, प्रोडक्शन करंट ईयर का लेंगे 2026 का। कितना प्रोडक्शन हुआ सर? 2 का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन क्यों को मैंने प्रोडक्शन बोला, लेकिन जो प्राइस होगा वो 2012 वाले प्राइस होंगे पी, और प्राइस क्या है 2012 के सर 5 लाख। अब जीडीपी क्या निकल कर आएगी सर? 10 लाख रुपए। तो देखिए जीडीपी हैज डिक्रीज्ड, और यही हमें प्रोडक्शन में भी पता चल रहा है। तो हमने क्वांटिटी करंट ईयर के लिए, लेकिन प्राइस किसके लिए? पीछे किसी ईयर के लिए जिसके हमने कांस्टेंट माने हैं, और जिसके प्राइस हमने लिए उसको कहते हैं बेस ईयर। तो सेम बेस ईयर यही है कि हम क्या कर रहे हैं, 2018 के 2018 को एज बेस ईयर मानकर उससे कंपेयर करते हैं कि 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में कितना डिजिटल पेमेंट लोग कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेस ईयर का। क्लियर है? और इसी को माना विच हैज असाइंड अ स्कोर ऑफ 100, कि आपने एक स्केल बना दिया कि 2018 के जो पेमेंट इंडेक्स है इसको मैं 100% मान लेता हूं, एक 100 का स्केल मान लेता हूं। अब इससे जितना भी ऊपर या ज्यादा नीचे होगा उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि पेमेंट जो है इंडेक्स है उसमें सर्ज आया है या उसमें डिक्रीज हुआ है पेमेंट्स, लोग कम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? द इंडेक्स इज पब्लिश ट्वाइस अ ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, एनुअल नहीं है ये। क्लियर है? तो बाई एनुअल है, साल में 2 बार निकाला जाता है। विद डीपीआई रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ मार्च एंड सितंबर फॉर ईच ईयर। तो साल में 2 बार निकाला जाता है, लेकिन मंथ्स भी कौन कौन से हैं मंथ सर? मार्च है और एक सितंबर है। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं की फैक्ट्स क्या है। अ डीपीआई कंप्राइजेस 5 ब्रॉड पैरामीटर्स टू मेजर डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री ओवर द टाइम। अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स पर काउंट किया जाता है किस तरीके से लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट अनेबलर्स हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिमांड साइड का अलग है, सप्लाई साइड का अलग है, पेमेंट परफॉर्मेंस है, कंज्यूमर कंसेंट्रिसिटी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सर किसकी रिपोर्ट है? आरबीआई की है, साल में 2 बार आती है, मार्च एंड सितंबर फॉर ईच ईयर। इस बार डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? सर इंक्रीज हुआ है, पेमेंट्स में लोग ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक बार। And the next is PAN 2.0 project. What is PAN? Everyone knows PAN, वही आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड सभी का होता है। क्लियर है? तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर है? देख लेते कॉन्टेक्स्ट क्या है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है एक बार देख लेते हैं क्या है। पैन 2.0 ट्रांसफॉर्मेट इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन थ्रू एडवांस ई गवर्नेंस। हम कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं, यहां से आ जाता है कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन, व्हाट इज कैनन ऑफ टैक्सेशन? सबसे पहले the canon of taxation given by Adam Smith. What is canon of taxation? canon of taxation में हम कितने टाइप्स के पढ़ते हैं सर? एक तो पढ़ते हैं canon of, for example, canon of equity, canon of equity, canon of convenience, canon of convenience, canon of certainty, certainty, canon of equity, canon of convenience, canon of certainty, canon of economy, एक आता है canon of economy। और इन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए canon of convenience है। उन्होंने बताया एडम स्मिथ ने कि किस तरीके से क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए टैक्सेशन में, किसी भी गवर्नमेंट को या सेंट्रल अथॉरिटी को टैक्स किस तरीके से लगाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक बात थी कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ इक्विटी की बात कर लेते हैं। कैनन ऑफ इक्विटी उन्होंने कहा कि समान तरीके से टैक्स होगा, किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई 10 लाख रुपए इनकम कमाने वाला कोई भी है, वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन को, अगर 10 लाख रुपए किसी की इनकम है तो उसके ऊपर बराबर का ही टैक्स लगेगा। क्लियर है? तो ये है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या है कि जो टैक्स वो जो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को या किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी को, मोनार्की को या किसी भी राजाशाह को, तो जो टैक्स पेइंग का मेथड है वो कन्वीनियंस होना चाहिए।
यानी कि वो आसानी से टैक्स पे कर सकें, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई ना हो, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हेक्टिक ना हो उनके लिए पे करना। या फिर अगर ऐसा होगा, कन्वीनियंस नहीं होगा, तो लोग टैक्स पे करने से बचेंगे। तो टैक्स ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स ऑफ सर्टेनिटी। व्हाट इज टैक्स ऑफ सर्टेनिटी? सर्टेन हो आपको किस समय कैसे टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, कहां टैक्स पे करना है, किस समय किस अथॉरिटी को कहां आंसरेबल है, सब कुछ एकदम सर्टेन होना चाहिए। ये भी कन्वीनियंस के अंदर ही आ जाता है हालांकि। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैनन ऑफ इकोनॉमी? द कैनन ऑफ इकोनॉमी इज कि सर, एक मूवी का डायलॉग है, सीन है एक मूवी का, शायद आपको पता हो, ध्यान आ जाएगा डायलॉग सुनकर, कि सर 30 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 31 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो वही है कि मान लीजिए टैक्स जो आपके पास आया, गवर्नमेंट के पास, वो आया मान लीजिए 100 करोड़, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने में ही पैसा लग गया सारा का सारा 100 करोड़ रुपए। यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट के इतने आपके ऑफिसर्स हैं, जीएसटी ऑफिसर्स हैं, उनको सैलरीज दे दी, ऑफिसर्स बना दिए, गार्ड, पेट्रोलिंग का खर्चा आ गया, कोर्ट रूम का खर्चा आ गया, पिटिशंस का खर्चा आ गया, ये सब का खर्चा आ गया। तो जितना भी टैक्स आपके पास आना था, उस टैक्स कलेक्शन में ही सारा पैसा खर्च हो गया। तो ये टैक्स इकोनॉमी के अगेंस्ट हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि टैक्स इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड है वो एफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कि आप पैसे बचा सकें। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था तो 31 लाख का घाटा कैसे हो गया। क्लियर है? तो उसमें कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यही एक मेथड, यही इसका एक मोटिव है 2.0 प्रोजेक्ट का, कि ई गवर्नेंस अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि लोग आसानी से टैक्स पे कर सकें सरकार को। ई गवर्नेंस उसी का मेथड है। क्लियर है? उसमें क्या होने वाला है, देखिए, इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग एंड मैनेजिंग पैन। जो पैन, आपके पैन कार्ड जो इशू किए जाते हैं, जो पैन नंबर्स होते हैं, उसको इशू करने का और मैनेज करने का प्रोसेस मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एंड मेकिंग इट मोर यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट बाय कंसोलिडेटिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पोर्टल, दस प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज टू पैन टैन होल्डर्स। क्लियर है? सेम स्टेप्स लिए जा रहे हैं एफिशिएंट कंसोलिडेशन के, कि आपके लिए आसानी से कोई ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा, आपको कोई री इशू कराना है या उसमें चेंज कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप आसानी से उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उसको कर सकें। क्लियर है? तो एक बार पैन के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर, मैंने आपको बताया परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्लियर? इट इज अ वाइटल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको पता है आधार आपका यूआईडीएआई करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। क्लियर है? ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही पैन कार्ड कौन इशू करता है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जो आपका पैन कार्ड है वो ऑफिशियली वैसे किस चीज के लिए यूज होता है सर? डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं होता है। हालांकि एड्रेस प्रूफ के लिए तो वैसे भी नहीं होता है। पैन कार्ड किस लिए यूज होता है? आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए या आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। वैसे पैन का काम क्या है सर? टैक्स के लिए काम आता है। एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये। अल्फा न्यूमेरिक कोड आपने देखा होगा, कुछ ऐसे होता है, ए बी वी पी, और फिर 4 नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 555, एंड लास्ट में फिर से एक अल्फाबेट होता है। तो इस तरीके का आपका पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। देखिए 3 to 5, और एक और होता है, फॉर एग्जांपल एस मान लेंगे, तो 3 to 5, 3 to 5 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। पहले 5 डिजिट्स क्या होते हैं सर? अल्फाबेट्स होते हैं, फिर 4 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, फिर लास्ट में एक और अल्फाबेट होता है। क्लियर है? तो अल्फा न्यूमेरिक कोड है। और रिकॉर्ड्स ऑल टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। तो ध्यान रखेंगे, पैन किसी इंडिविजुअल के भी लिए इशू भी होता है, और सर किसी एंटिटी यानी किसी कॉर्पोरेट या किसी कंपनी के लिए भी इशू किया जाता है। तो किसी कंपनी का भी होगा और किसी इंडिविजुअल का भी होगा सर पैन कार्ड। और वो क्या करता है? आपकी जितनी भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपने सुना होगा एक टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फॉर एग्जांपल आपका जो फॉर एग्जांपल कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी दे रहे हैं। अगर एक सैलरी एक लिमिट से ज्यादा होती है तो सरकार ये कहती है कि एम्प्लॉयर कुछ परसेंट उसकी सैलरी में से एज अ टीडीएस काट लेंगे। यानी कि सरकार कहती है बाद में ये शायद टैक्स ना भरें,
तो पहले ही इनसे, या इनकम टैक्स रिटर्न ना भरें तो पहले ही इनसे थोड़ा सा टैक्स काट लो। तो जो आपके नाम पर टैक्स कटा, सरकार को कैसे पता चलेगा कि मैंने टैक्स भरा था, पहले ही भरता आ रहा हूं, मेरी सैलरी में से कुछ टीडीएस कट जाता है। या टीडीएस टैक्स कलेक्टेड, एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कलेक्टेड मतलब कलेक्ट कर रहा है कोई। तो आप कोई चीज परचेज करने जाते हैं, और फॉर एग्जांपल कार परचेज करने गए, 10-12 लाख से ऊपर की कार है अगर वो, तो कार ओनर से या शोरूम वाले से सरकार कहती है कि आप जब ये कार खरीदने आएंगे तो कुछ परसेंट, अगर इनके पास इतनी इनकम है तो इसका मतलब टैक्स पेयर हैं, ये इनकम टैक्स के अंदर आएंगे किसी स्लैब के अंदर, तो इनसे पहले ही टैक्स ले लो जब ये खरीदने आएंगे। तो 10% का आपका टीसीएस कट जाता है वहीं, तो वहां भी आपने टैक्स पे कर दिया, कलेक्टेड एट सोर्स, तो वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। क्लियर है? तो सरकार को कैसे पता चलेगा, या आप कैसे बताएंगे सरकार को कि मैंने टैक्स पे कर दिया था टीडीएस से टीसीएस की फॉर्म में? सर, वो जो एम्प्लॉयर होगा या कार शोरूम का मालिक होगा, वो आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा और वो रिकॉर्ड कर देगा कि मैंने इस पैन नंबर वाले आदमी से इतना टैक्स ले लिया था और आपको दे दिया है, तो वो आपके पैन नंबर पर चढ़ जाएगा। इसी को बोला ओल्ड टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। या आपने कोई एफडी करा रखी है, तो एफडी में अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्लियर, वो आपके पैन पर चढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपकी उधर वहीं शो हो जाता है कि आपने कितना कितना कहां कहां इनकम, टोटल इनकम है आपकी, और कितना टैक्स आप पे कर चुके हैं। क्लियर है? तो इसलिए पैन होता है। देखिए पैन 2 के एक बार फीचर्स देख लेते हैं। यह सिंगल पोर्टल, क्या लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, आपके लिए आसान रहेगा। आई होप यू कैन सी दैट दिस इज सिंगल पोर्टल, ऑल सिंगल पोर्टल फॉर पैन 10 रिलेटेड सर्विसेज सिंप्लीफाई। एक पोर्टल होगा, पेपरलेस प्रोसेस, आप आसानी से बिना पेपरलेस के कहीं ऑफलाइन जाए हुए ऑनलाइन ही सारा काम कर सकते हैं। फ्री पैन इशुएंस, पैन इशू करने की कोई फीस नहीं है। क्लियर है? डेटा प्रोटेक्शन, जो आपका डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और सपोर्ट सिस्टम, किसी भी तरीके के आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो दिस इज पैन 2.0 फीचर्स। टेन आ रहा था, 10 हालांकि पता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो आपका टीडीएस टीसीएस करता है उसके लिए भी आपका एक 10 बना दिया जाता है। क्लियर है? तो आपने कहां कहां कितना कितना टैक्स पे किया है, कितनी इनकम पर किया है, वो आपका जैसे ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जाएंगे और आईटीआर फिल करेंगे, आईटीआर फिल करने के तुरंत ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ही पैन नंबर डालेंगे आपके सारा का सारा उसमें डेटा शो हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं एक बार, पीएम किसान संपदा योजना। देखो इस स्कीम से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई स्कीम अगर रिसेंटली न्यूज में रही है तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस लिए वो न्यूज में रही है। न्यूज में अगर वो है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, या जो फॉर एग्जांपल जो उसमें खर्चा होना है इस बार बजट में वो खर्चा बढ़ा दिया गया है, या कोई अमेंडमेंट अगर हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या क्वेश्चंस आएंगे सर कब वो लॉन्च हुई थी, व्हाट इज द लॉन्च ईयर। और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं, कहां पर वो टारगेट कर रही है कोई भी। क्लियर? और एक मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सर किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। वो ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ परसेंट जिस स्टेट में वो लागू हो रही है उसकी स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। क्लियर है? तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है किसान संपदा योजना, बिल्कुल है। किस लिए न्यूज में है कि टोटल आउटले कितना, 6,520 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से दिए गए हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल आउटले 920 करोड़ फॉर ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन 21-26। तो ध्यान रखेंगे फाइनेंस कमीशन, अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। तो इसको जरूर, ये बड़ा हॉट टॉपिक है और इस बार बजट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं फाइनेंस कमीशन में, ध्यान रखना।
तो फाइनेंस कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 साल से 14 तो 15 फाइनेंस कमीशन में इतना हालांकि चेंज नहीं था, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इस बार बजट में अनाउंस किया गया है। जब 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट को उसको टेबल किया गया था उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। हॉरिजॉन्टल डाइवोल्यूशन में जो पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स में उसमें से एक पैरामीटर हटाकर दूसरा पैरामीटर जोड़ दिया गया है। तो इसको फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल को भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 280 के अंदर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। क्या काम है इसका, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, टीओआर क्या होता है, इन सबको एक बार पढ़ लेंगे जरूर। इतना आउटले हुआ, एक बार देख लेंगे कब लॉन्च हुई है। 2017 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, क्लियर है। एंड प्रोसेसिंग संपदा का फुल फॉर्म देख लेंगे, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। It is envisaged as a comprehensive package which will result in creation of modern infrastructure with efficient supply management and farm gate to retain outlet. ये इसका मिशन है। एक बार देख लेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या बनाया जा रहा है। सर फूड मेगा पार्क्स बनाए जा रहे हैं, स्टोरेज वेयर हाउसेज जो होते हैं, जो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, एग्रीकल्चर फूड्स हैं, जो गुड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्लियर है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू। कोल्ड चेन क्या होती है कि अगर किसी गुड को यहां से वहां जाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरिशेबल गुड है तो वो खराब हो जाते हैं, तो एक चेन बनाई जाएगी, ट्रांसपोर्ट चेन, कोल्ड चेन होगी, ताकि वो आसानी से ट्रांसफर किया जाए बिना खराब हो गए। एक जो गुड है एग्रीकल्चर गुड अगर यहां प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं और भी बाहर जा सके, क्लियर है। ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, क्लियर है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, फूड प्रोसेशंस की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो क्रिएट करी जाएंगी। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैकवर्ड इसको इफेक्ट करते हैं और फॉरवर्डली इफेक्ट करते हैं, जिनके इफेक्ट्स फॉरवर्ड आगे वाले आगे इफेक्ट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड किसके इफेक्ट्स हैं कि सर अगर किसी भी फैक्टर का पीछे से इफेक्ट आज के टाइम पर पड़ता है तो बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस हमारे इस काम का कहीं आगे फ्यूचर किसी चीज पर फर्क पड़ता है तो उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स इंटीग्रेटेड, ये बता दिया। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम एंड होमवर्क इज विच मिनिस्ट्री इज द अथॉरिटी और हैज द अथॉरिटी ऑफ पीएम किसान संपदा योजना, या किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है पीएम किसान संपदा योजना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कवच 4.0, ये भी न्यूज में था। कवच क्या है कवच? इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी इसके ऊपर, कवच के ऊपर। क्या है सर? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। सिस्टम बाय देख लेंगे, डिजाइन किसने किया, डेवलप किसने किया है? RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कवच एड्स लोको पायलट इन रनिंग ऑफ ट्रेन विद इन स्पेसिफाइड limits by automatic application of brakes in case of loco pilot fails to do, and also help the train to run safely during the किसी फॉर एग्जांपल अगर लोको पायलट जो उसको चलाता है ट्रेन को तो उसको लोको पायलट बोलते हैं, और इंजन को लोको मोटिव बोलते हैं। तो अगर वो ब्रेक लगाने में सक्षम ना हो, या फॉर एग्जांपल किसी वजह से उनको पता ना हो कि आगे ट्रेन है या ब्रेक लगाने हैं, या किसी कहीं स्पीड लिमिट है, तो वो अगर ब्रेक ना लगा पाए तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक लगा देता है, तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। एडवांस वर्जन कवच 4.0 अप्रूव्ड इन May 2025 फॉर स्पीड अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। अगर 160 किलोमीटर पर आवर पर भी ट्रेन चल रही है और कहीं स्पीड लिमिट है या आगे रेल ट्रैक खाली नहीं है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है? वो ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देगा, क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। ये रही, अगर एक ही रेल पर 2 ट्रेन आ रही हैं तो इस तरीके से एक एंटीना होता है, वो दोनों ही ट्रेन से जो जीपीएस एंटीना उन ट्रेन के ऊपर लगे रहते हैं उनसे कनेक्टेड रहता है और उनकी लोकेशन को देखता है कि अगर वो एक ही ट्रैक पर है और वो एक डेंजरस जोन के अंदर आ जाती हैं, या एक फॉर एग्जांपल उनके बीच में दूरी बहुत कम बनती है, तो अपने आप कवच जो सिस्टम है ये अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कवच 4.0 है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, क्लियर है। किस चीज से रिलेटेड है सर? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। डिजाइन किसने किया है और क्या इसके अंदर होता है, क्लियर है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन।
एक और स्कीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मिशन है। नीति आयोग होस्टेड अ मेगा टिंकरिंग डे ऑन अगस्त 12, इंडियाज लार्जेस्ट एवर स्कूल बेस्ड टिंकरिंग इवेंट, ब्रिंगिंग स्टूडेंट टुगेदर फ्रॉम ओवर 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं इस मिशन के अंदर, अटल इनोवेशन मिशन अक्रॉस ऑल 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितने भी हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर अलग अलग स्कूल्स के अंदर क्या बनाई गई थी, अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई थी इस मिशन इनोवेशन मिशन के अंदर। क्लियर है? तो अगस्त 12 को क्या बोला गया, मेगा टिंकरिंग डे बोला गया, ध्यान रखेंगे। है क्या एम, अटल इनोवेशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर नीति आयोग लॉन्च्ड इन 2016 टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जनरली इन स्कूल लेवल पर, बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए कि इनोवेशन की तरफ ध्यान दें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें, जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो उसी के ऊपर था, 2016 में लॉन्च हुई थी बाय द नीति आयोग। क्लियर है? इनोवेशन इकोसिस्टम है क्या, एक बार ये देख लेंगे। एम 2.0 इस बार का क्या है, स्टेप 2 टुवर्ड्स विकसित भारत, जो हमने बात करी थी। डिजाइन टू स्ट्रेंथन इंडियाज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन 3 वेज। पहला क्या है, इफ यू कैन सी, मैं जूम कर देता हूं एक बार, तो दिस इज इंक्रीजिंग इनपुट, इंप्रूविंग सक्सेस रेट, थ्रूपुट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्लियर है? इंक्रीजिंग इनपुट, improving the quality of output and improving the success rate और throughput, helping more startup succeed। जितने ज्यादा स्टार्टअप होंगे उतने देश के लिए बेहतर है, जितने एंटरप्रेन्योरशिप उनकी जॉब क्रिएशन होगी, बिजनेस बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लियर है? एक बार इनोवेशन देख लेंगे। मेंटर ऑफ चेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाए गए थे। अटल टिंकरिंग लैब जिनकी हमने बात करी, जिनको मेगा टिंकरिंग डे भी बोला गया, जहां पर जितनी भी लैब्स हैं वहां से बच्चों को बुलाया गया एक जगह। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है। इफ यू कैन सी, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल। अटल इनोवेशन मिशन भी हो गया है, मेगा टिंकरिंग डे ये भी आपको पता चल गया है। दूसरा अटल टिंकरिंग लैब, ये भी न्यूज में काफी बार रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी होती क्या है? ब्लू इकोनॉमी रेफर टू द एक्सप्लोरिंग and optimizing the potential of the ocean and seas। ocean and seas का जो पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज, एक्सप्लोर करना कि कितना पोटेंशियल है, विच आर अंडर इंडियाज लीगल ज्यूरिसडिक्शन फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मरीन लाइफ को कंजर्व करना है, यूज स्मार्ट शिपिंग लेशंस, इंपैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे वेसल्स का यूज करना है जहां पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा हो। क्लियर है? और इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशरीज। फिशरीज को सस्टेनेबल, ऐसा नहीं कि आप ओवर एक्सप्लॉइट कर लें, आप इतनी ज्यादा फिशरीज कर लें, मछलियां जो मछलियों पर डिपेंड, फॉर एग्जांपल आप फिशरीज में फॉर एग्जांपल मछलियां किसी, वो जो मछली वहां रह रही थी किसी पानी में, उन पर कोई और डिपेंड कर रहा था, तो आपने क्या करा, मछली को निकालकर पूरे इकोसिस्टम को खराब कर दिया। क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज, टेकलेस। फॉर एग्जांपल जो हमारे अंडमान निकोबार में कुछ कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जहां पर बिल्कुल किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस मना है, कोई भी नहीं आया जा सकता है। तो क्या है, कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ऐसे स्टेप्स लेती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लू इकोनॉमी। क्लियर है? एक बार फैक्ट्स देख लेंगे। India's blue economy contributes 4% of GDP, handles 95% of its trade by volume। पानी से ही सारा हमारा जितना भी ट्रेड होता है 95%। 12 मेजर वाधवन पोर्ट इन महाराष्ट्र विल बी द 13 मेजर पोर्ट एंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं। कितने पोर्ट्स हैं? 12 मेजर। क्वेश्चंस आते हैं सर, एक बार देख लेंगे, ध्यान रखेंगे जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे कोस्टल रीजन्स पर, ये आपको याद होने चाहिए। कौन सा नेचुरल अकरिंग पोर्ट है, कोई मैन मेड पोर्ट है, किस तरीके के पोर्ट हैं, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल चेन्नई है, अलग अलग पोर्ट्स हैं, ये बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, मैंगलोर पोर्ट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। और एक 13 मेजर पोर्ट बन रहा है, वाधवान पोर्ट इन महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर? ये मेजर पोर्ट्स हैं। बाय 2035 इंडियाज कोस्टल शिपिंग मॉडल शेयर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6% to 33%। क्लियर है? ये सरकार का एम है। तो आप एक बार ध्यान रखेंगे ब्लू इकोनॉमी होती क्या है और न्यूज में क्यों थी। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस released a white paper titled transforming
ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, आउटलिंक आर रोड मैप टू 2035। जो मैंने आपको बताया कि 2035 में हमारे क्या क्या गोल है उसको लेकर ये लिखा हुआ है। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये जो रिपोर्ट है या एक पेपर है वो रिलीज किया गया। ब्लू इकोनॉमी होती क्या है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस वाज आल्सो इन न्यूज। क्यों न्यूज में थी? स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस टेबल रिपोर्ट इवॉल्विंग रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमी, पर्टिकुलर द डिजिटल लैंडस्केप। न्यूज में थी इस बार, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने कंपटीशन कमीशन का जो रोल है कहा है कि अब ज्यादा रोल, अगर जैसे सोशल मीडिया जैसे जैसे आ रहा है, डिजिटल लैंडस्केप बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बार देख लेंगे कंपटीशन कमीशन है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002, बट बिकेम ऑपरेशनल 2009 के अंदर ऑपरेशनल हुई थी। और किस एक्ट के द्वारा बनाई गई है? कंपटीशन एक्ट 2002। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ध्यान रखना यही कंपटीशन एक्ट 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पर जब आया था इसको MRTP एक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे सर? MRTP एक्ट। MRTP एक्ट का क्या होता है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, कि ऐसा कोई भी काम ना करें कंपनीज कि अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें और जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको अनफेयर प्रैक्टिसेस में उनको खराब कर दें या पूरी तरीके से उनको मार्केट से बाहर निकालने के तरीके से, बाहर निकालने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करें। क्लियर है? तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए MRTP एक्ट आया था। इसको रिनेम करने, थोड़ा चेंज करने के बाद इसी को ही कंपटीशन एक्ट बना दिया गया था। और इसी कंपटीशन एक्ट के अंदर कौन इंश्योर करेगा कि हेल्दी कंपटीशन हो मार्केट में, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये कमीशन है। देख लेते हैं मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर्स होंगे, तो 7 मेंबर्स की बॉडी है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एपेलेट अथॉरिटी क्या होती है? सेम, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। इसके लिए भी यही होता है कि आप एनक्लेट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, मैंने आपको बताया कि ऐसी ही प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को एलिमिनेट कर रही हैं, ऐसी प्रैक्टिस को हमें निकालना होगा। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन कंपटीशन इश्यूज, अगर कोई ऐसी कानून लाने की जरूरत है या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत है तो गवर्नमेंट को एडवाइस करना। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट, पास ऑर्डर्स एंड इंपोर्ट पेनल्टी, तो ध्यान रखना ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इट इज अ मियरली फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड बॉडी। जी नहीं, रिकमेंडेड बॉडी नहीं है, एडवाइस एंड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और पेनलाइज भी कर सकती है ये बॉडी। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन कमीशन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम एक बार। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? सागरमाला प्रोग्राम देख लेंगे। सागरमाला प्रोग्राम क्या है? तो सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, MOPSW। इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था कब? 2015 के अंदर लॉन्च किया था। एम क्या है? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 3 कंट्री बाय हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ इंडियाज 11,098 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन and 14,500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज। क्लियर है? किस चीज से रिलेटेड? सर रोड वगैरह से रिलेटेड नहीं है, जितनी भी कोस्टल लाइन वगैरह है या जो वाटरवेज है उनको नेविगेबल बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। की ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड, एनहांस डोमेस्टिक वाटरवेज एंड क्रिएट जॉब्स एंड डेवलपमेंट। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको, उसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है? एनहांस डोमेस्टिक वाटरवेज, जो हमारी रिवर्स वगैरह हैं उनमें उनको नेविगेबल बनाने के लिए, वाटरवेज बनाने के लिए। ठीक है? और उससे रिलेटेड जितने भी काम अगर होंगे तो क्रिएट जॉब्स होंगी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स वगैरह होगा इन पोर्ट्स एंड मैरीटाइम सेक्टर से। ये रहे आपका पोर्ट्स। सागरमाला किस तरीके से होगा? पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन होगा, पोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी कि आने वाले बड़े शहरों से आसानी से पहुंचा जा सके, तो रोड्स बनाई जाएंगी बड़े बड़े, क्लियर, अच्छी अच्छी रोड्स बनाई जाएंगी, नेशनल हाईवेज हैं। पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं बहुत अच्छा पोर्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपने देखा होगा पुराने टाइम्स में क्या होता था, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही आप देख लेंगे तो यहाँ बॉम्बे था, इधर आपका कोलकाता था, इधर मैड्रास था आपका। क्लियर है? तो ये जो यहाँ चेन्नई है आपका इधर साइड, तो
तो ये किस लिए बने बड़े बड़े शहर? क्योंकि सर कोस्ट के पास थे, वो ज्यादातर ट्रेड पहले यहीं से हुआ करता था, पानी के रास्ते ही मोस्टली ट्रेड हुआ करता था, तो इसलिए बड़ी बड़ी सिटीज क्रिएट हो गई हैं। और यहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्रिएट हो गए हैं, बड़े बड़े उद्योग भी यहीं आते हैं। कहाँ, जहां फॉर एग्जांपल कहीं आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो आप कहाँ होंगे जहां से आसानी से आप अपना सामान भेज सकें? तो अगर फॉर एग्जांपल पानी के रास्ते से अगर आपका सामान जाता है तो आप कोशिश करेंगे कि उस पोर्ट के आसपास ही अपनी इंडस्ट्री क्रिएट करें, ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। तो पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। तो ये है आपका पिलर्स ऑफ सागरमाला या पोर्ट लेट डेवलपमेंट, किस तरीके से पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा अंडर दी सागरमाला। न्यूज में किस लिए था? कंप्लीटेड दी 10 ईयर्स, 10 साल इसको पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब कब लॉन्च हुई थी? 2015 में हमने बात करी थी, इस बार क्या था? 2025 की ये न्यूज थी। और अचीव्ड 118% ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट क्लेम वी हैव अचीव्ड 118% ग्रोथ। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे भी आस्क कि ये फेलियर है या अच्छा है? बिल्कुल सर अच्छी है, 118% की ग्रोथ है, 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कब लॉन्च किया गया है, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, क्या क्या एम्स है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट इज आभार ऑनलाइन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज आभार ऑनलाइन स्टोर। किसके द्वारा है सर? इंडियन रेलवेज के द्वारा है। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि किसके अंदर है ये? इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए है? टू प्रमोट इंडिजीनियस आर्टिसंस हैं। ओडीपीओ, ओडीओपी क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो छोटे छोटे शॉप्स क्रिएट कर दी गई हैं, उस पर लिखा रहता है वन डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोडक्ट। तो छोटे मोटे जो आर्टिसंस हैं उनके जो फॉर एग्जांपल लोकल फॉर वोकल, हमारे गवर्नमेंट का एक नारा है लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, सॉरी वोकल फॉर लोकल, कि जो छोटे छोटे आर्टिसंस हैं आपके शहर में, आपके गांव में, उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे सामान खरीदिए। और उनके सामान को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग ओडीपीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, या जीआई प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए तो एक ऑनलाइन स्टोर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि आप जाएं और उस पर रजिस्टर कर सकें। लोग आसानी से कहीं फॉर एग्जाम्पल आप इस यूपी में बना रहे हैं, दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं और चेन्नई से या फॉर एग्जाम्पल केरला में किसी को खरीदना है, तो आसानी से वो स्टोर पर जाकर और सर्च कर सकता है और आपसे मंगा सकता है। इसलिए है इंडियन रेलवेज के द्वारा है। क्लियर है? न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखेंगे। वो किस लिए है? सेल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट आइटम्स मेड बाय ट्राइबल आर्टिसंस, हैंडलूम एंड वीवर्स या ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेकर्स है। मैंने अभी बताया लोकल वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव उसके ऊपर है, और आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है हमें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आइटम्स है, उनको आप इनके ऊपर बेच सकते हैं। क्लियर है? ये रहा, इस टाइप का होता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल मराइन फिशरीज सेंसस एक बार देख लेंगे। सेंसस सबसे पहले क्वेश्चन आता है किसने, किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड MFC 2025 टू डिजिटली मैप इंडियाज मरीन फिशिंग इकोसिस्टम। ठीक है? क्लियर है? किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा किया गया। होगा क्या? कंडक्ट एवरी 10 ईयर्स। इस बार लॉन्च किया गया 2025 में, और हर 10 साल के अंदर किया जाएगा। और वैसे जनरली पॉपुलेशन सेंसर या आपको डेमोग्राफिक सेंसस कब होता है? 11 ईयर्स में होता है, हर 10 साल के अंदर होता है। वो भी सॉरी 11 ईयर्स में नहीं, तो 2011 में लास्ट हुआ था। और कब होना था? 2021 में होना था। हालांकि कोविड की वजह से डिले हो गया, तो 2026-27 में, इस बार 2026-27 में होने की उम्मीद है इसकी। क्लियर है? तो ये भी ऐसे ही हर 10 साल में होगा। दिस कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस विल एम्यूनरेट फिशर हाउस होल्ड क्या क्या है, फिशिंग वेसल्स कितने कितने पास है उनके पास, लैंडिंग सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अक्रॉस 9 कोस्टल स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है? तो जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपका क्या है यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? कितने? 9 कोस्टल स्टेट्स, और कितना है इधर? उड़ीसा भी आ गया। क्लियर है? तो ये जितने भी 9 स्टेट्स हैं हमारे, ये इनसे रिलेटेड, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, फॉर एग्जांपल दमन एंड दीव है, और आपका क्या है पुडुचेरी वगैरह है। ठीक है? तो जो यूनियन टेरिटरीज है कोस्टल एरियाज पर, इनसे रिलेटेड यहाँ पर सेंसस किया जाएगा। और 2025 एडिशन इंट्रोड्यूस 2 की डिजिटल टूल्स व्यास भारत एंड व्यास रूट फॉर
हाउस होल्ड डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन आ सकता है व्यास भारत और व्यास सूत्र इसके अंदर क्या क्या है डिजिटल मरीन फिशरीज सेंसस के अंदर। तो व्यास भारत क्या है, तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनके डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और व्यास सूत्र क्या है कि जितने उनके पास वेसल्स हैं, बोट वगैरह होती हैं, उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर, दिस इज द पोस्टर ऑफ मराइन सेंसस, मराइन फिशरीज सेंसस 2025। और इस बार का देख लीजिए, दिस इज दी लोगो और दी टैगलाइन, स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, अगेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर 2020 एम्स टू प्रमोट साइंटिफिक बी कीपिंग। बी कीपिंग का साइंटिफिक तरीका क्या है, इंप्रूव हनी क्वालिटी और एनहेंस इनकम डाइवर्सिफिकेशन। किस तरीके से कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, कहाँ बेचा जा सकता है किन कंपनीज को, वो बताया जाएगा। किस तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, और साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं और तरीके क्या हैं इसको इंप्रूव करने के। क्लियर है, कोर फोकस क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बनाया जाएगा, रिसर्च इनोवेशन R&D की जाएगी, क्या बेहतर और तरीके हो सकते हैं और क्या इनोवेशन इसमें हो सकती है, इस तरीके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा है। क्लियर है, देखिए सॉरी ये मिरर इमेज हो गई है इसकी, क्लियर है, ये मिरर इमेज हो रही है तो ध्यान नहीं देंगे इसमें। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल बी कीपिंग एंड मनी एंड हनी मिशन। मिनिस्ट्रीज जरूर ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कब लॉन्च किया गया है, किस तरीके से लॉन्च किया गया, 2020 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए एक्सपोर्ट एंड प्रमोट, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, बहुत बार न्यूज में रहा है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, और अभी भी अलग अलग ट्रेड डील्स चल रही हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो फिर से ये एक हेडलाइन बन जाता है। न्यूज में किस लिए था, अमिड प्रेशर ऑन गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ड्यू टू द यूएस ड्यू टू हाई 50% टैरिफ जो हमारे ऊपर लगा दिए गए थे, अप्रूव 6 इयर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन विद इन आउटले ऑफ, जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनको टैरिफ की वजह से जहां जहां उनको हानि हुई है, तो उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना आउटले किया था, 25,060 करोड़ का एक आउटले किया था। होता क्या है, यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिनिस्ट्रीज क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो MSME और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीन मिनिस्ट्रीज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तीन मिनिस्ट्रीज हैं। सबसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू एनहेंस इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिटिवनेस पर्टिकुलरली फॉर MSMEs। छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे वेयर हाउसेज होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर एक्सपोर्ट उन्होंने टैरिफ की वजह से क्या होता है, उनका सामान बिकना, किसी बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर क्या होगा, यूएसए ने अगर टैरिफ लगा दिए तो जो वो एक्सपोर्ट अगर कर रहे थे तो उनका सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, और जिस कंट्री पे टैरिफ नहीं लगा हुआ है उनका सामान सस्ता दिखने लगेगा। तो लोग जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, इंडियन के किसी कंपनी से ना खरीदकर किसी और कंपनी से खरीदने लगेंगे। क्लियर है, तो नॉर्मली अगर बात करें इन लेमन टर्म में, तो हमारा सामान महंगा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्टर पे क्या होगा, नुकसान होगा। तो सरकार ने उसे सपोर्ट करने के लिए, आप सब्सिडी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनके लिए ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, किसके अंदर आती है सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा, प्रोत्साहन मतलब एक्सपोर्ट को एम्फसाइज करने के लिए और किस तरीके से एक्सपोर्ट को डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए, ये दो इसके अंदर स्कीम्स हैं अलग अलग, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा। ये एक बार हम देख लेंगे, बस दो ये ध्यान रखेंगे, व्हाट इज निर्यात प्रोत्साहन, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस। क्लियर है, ट्रेड फाइनेंस MSME वगैरह को अगर लोन वगैरह चाहिए उनके लिए है। और दिशा क्या है, फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल इनेबल्स एंड एनहांस मार्केट रेडीनेस एंड कॉम्पिटिटिव इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट, किसी भी तरीके की सपोर्ट, क्वालिटी सपोर्ट देने के लिए। क्लियर है, तो ये अलग दो स्कीम्स है इसके अंदर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, अगेन एक और स्कीम इस बार न्यूज में थी। थंब रूल, सबसे पहला क्या है हमारा थंब रूल, किस लिए न्यूज में थी, उससे पहले हम क्या देखेंगे, किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके अंदर आती है। क्लियर है, कब लॉन्च करी गई थी ये, कब लॉन्च करी गई थी, 2018 के अंदर, इट वॉज लॉन्च इन 2018।
क्या हुआ है अब ये देख लेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्या लॉन्च और क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाना, रिड्यूस रिलायंस ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। फॉर एग्जांपल हमारा जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, तो ऐसे इरिगेशनल मेथड्स उनको देना ताकि वो मॉनसून पे कम रिलाई करें और हम अनसर्टेनिटी से एग्रीकल्चर में सर्टेनिटी की तरफ जा सकें। क्लियर है। और ऑफर लोन, प्रोवाइड अफोर्डेबल टूल्स हो सकते हैं, वो ट्रैक्टर्स वगैरह अलग अलग मशीनरीज वगैरह हैं तो उनको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके, उनको लोन्स मिल सकें। और सपोर्ट वुमेन, यूथ एंड अलाइड सेक्टर्स। क्लियर है। और प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन ना करें ग्राउंड वाटर का या फर्टिलाइजर्स का, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनको दिशा देने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम। क्लियर है। न्यूज में किस तरह थी, सेंटर अनाउंस 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डेवलप अंडर द, इस स्कीम्स के अंदर 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स, किस स्कीम के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। क्लियर। किस मिनिस्ट्री के अंदर कब लॉन्च की गई थी और व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज लीप 2025। अगेन एक और रिपोर्ट है हमारी, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किस मिनिस्ट्री द्वारा है, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लॉन्च अ लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लीप्स 2025। तो ये फॉर्मूला है क्या, फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये इसी मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। पर्पस क्या है, to benchmark and recognize excellence in the logistics sector, promoting efficiency and sustainability। logistics sector क्या है, किस तरीके से सामान जो ट्रांसपोर्टेशन है लॉजिस्टिक्स का वो किया जा सकता है। अलाइनमेंट सपोर्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति एंड इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। पीएम गति की शक्ति रोड्स वगैरह का बनाना, इजीली ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गति शक्ति है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाने की बात करिए तो इन्हीं सारे को सपोर्ट करने के लिए है लीप है। क्लियर है। मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे जरूर की, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीप एंड व्हिच मिनिस्ट्री इज हैज लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव एंड व्हाट इज दिस अबाउट टू बेंचमार्क, रिकॉग्नाइज द लॉजिस्टिक सपोर्ट, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिपोर्ट। मूव वेज एंड मींस एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं, आरबीआई हैज सेट द वेज एंड मींस एडवांस लिमिट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50,000 करोड़ फॉर द सेकंड हाफ। सबसे पहले तो ये होते क्या हैं, ध्यान रखेंगे, WMA। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जब गवर्नमेंट लोन लेती है, पब्लिक डेट का जो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो आप रिटेलर हैं फॉर एग्जांपल, आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। तो सरकार जब लोन लेगी तो लोन लेने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो एक कागज का टुकड़ा अगर फॉर एग्जांपल देती है कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं, तो उसके लिए क्या प्रूफ देगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो प्रूफ देती है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो आपको पता है कि इतने की मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी कि मेरा इतना मुनाफा होने वाला है, तो एक गवर्नमेंट एक लोन का टूल है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही एक वेज एंड मींस एडवांस इसी तरीके का होता है। कब लॉन्च की गई थी, एक बार देखें, 1997 के अंदर लॉन्च की गई थी। होता क्या है, दे आर टेम्पररी एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखने का, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू मैनेज शॉर्ट टर्म मिसमैचेस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। सरकार के पास कोई पैसा आना है लेकिन शॉर्टफॉल हो गया है, पैसा आया नहीं लेकिन खर्चे की भी ज्यादा जरूरत है, तो आरबीआई से वो पैसा टेम्परेरी रूप से ले सकते हैं, और उस मेथड को क्या बोलते हैं, WMA, वीज एंड। तो ये शॉर्ट टर्म है, ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। और ऐसे ही डिबेंचर होता है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, शॉर्ट टर्म है। क्लियर है। तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट WMA होता है, मिसमैच। डिबेंचर्स की लॉन्ग टर्म है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर जो लोन लेते हैं डिबेंचर्स के तौर पर लेते हैं। इंट्रोड्यूस 1997 अंडर सेक्शन आरबीआई एक्ट के द्वारा लिखा हुआ, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट पे इंटरेस्ट लिंक टू रेपो रेट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को अगर वहां से लोन ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है। WMA is excluded for the
FRBM एक्ट, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट वगैरह में या किसी भी तरीके से कोई भी अगर सरकार लोन लेती है तो वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर आता है और वो FRBM एक्ट के अंदर आएगा। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो सरकार को ये कहता है कि आपको अपनी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, ज्यादा कर्जा नहीं लेना है और बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। क्लियर है? तो अगर WMA से वो लोन ले रही है RBI से तो वो फिस्कल डेफिसिट में या FRBM एक्ट में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि WMA इज एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड इन FRBM, जी एक्सक्लूडेड होता है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है, ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और 50,000 करोड़ इस बार रखा गया है, इस बार न्यूज में था तो इसलिए ये टॉपिक बन जाता है आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किस किस को मिला है? 3 पर्सनैलिटी को मिला है, जोल मोकिर, फिलिपाइन एगियोन एंड पीटर। किसको मिला है सर? पीटर होविट को मिला है। जोल मोकिर, फिलिपिन एंड होविट मोकर। क्लियर है? किसके द्वारा लिया जाता है इकोनॉमिक्स, एक बार देख लेते हैं। बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज बोला जाता था पहले इकोनॉमिक्स साइंसेज एंड मेमोरी ऑफ ऑलफ्रेड नोबेल के। कब स्टार्ट हुआ था? 1968 में स्टार्ट हुआ था। एंड फर्स्ट विनर कौन था? रेगनर फ्रिश एंड जैन टिनबर्गेन। दीज आर द फर्स्ट रिसिपेंट्स ऑफ द नोबेल इकोनॉमिक्स है। तो तीनों का ध्यान रखेंगे। फिलिपिन एंड जोल मोकिर किस लिए दिया गया है वो नीचे डाल दिया है। थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव destruction and having identified prerequisites for sustained growth through technological progress। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के द्वारा किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं, इन 3 पर्सनैलिटीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये रही आपके सामने। नेक्स्ट, और लास्ट क्लास में हमने साइंस, ज्योग्राफिक एंड साइंस एंड टेक में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस भी हमने कवर किए थे। तो 2025 के नोबेल प्राइज कितने? फिजिक्स केमिस्ट्री हमने कवर कर लिया है, इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिया है, और पीस और आपका आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारी मिसलेनियस और या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर होंगी, उसमें हम और जो बचे हुए नोबेल प्राइज है उनको भी कवर करेंगे। क्लियर है? विंडफॉल टैक्स, ये भी न्यूज में था। सबसे पहले देख लें विंडफॉल टैक्स होता क्या है। किसी कंपनी की बहुत ज्यादा सडन एक अनएंटिसिपेटेड गेन हो जाए इनकम के अंदर तो उस पर लगाने वाला टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स होता है। सरकार कहती है कि आपकी एकदम से अनएंटिसिपेटेड एक सर्टेनली बहुत ज्यादा इनकम हो चुकी है किसी भी वजह से हो तो उस पर हम क्या लगाएंगे कि विंडफॉल गेन लगाएंगे, विंडफॉल टैक्स लगाएंगे उस इनकम के ऊपर। कब लगाया गया था? जुलाई 2022 के अंदर आया था, जब किसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज पर वैल्यू ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर, इट इज इम्पोज्ड ऑन एक्सेस प्रॉफिट्स। एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है सर, अगर किसी की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएं और जो ऑयल कंपनीज हैं उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगे तो सरकार कहती है हम आपके ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगा रहे हैं, आपके एकदम से ज्यादा सडन इनकम हो गई है। क्लियर है? तो ये होता है। क्या किया गया? विड्रॉ कर लिया गया है ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रोइड वूल, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ के लिए, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उस पर विंडफॉल टैक्स हटा लिया गया है। क्लियर है? तो होता क्या है, न्यूज में किस लिए था? क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इक्विलेशनल लवाई, एक और टैक्स आ गया है। व्हाट इज इक्विलेशनल लवाई? इसको डिजिटल टैक्स और गूगल टैक्स भी बोलते हैं। 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टैक्स प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडियन फर्म्स। They levy aim to create a level playing field between resident and non-resident digital payment services. For example, Google वगैरह होती हैं जो क्या करती हैं, जो नॉन रेसिडेंशियल, जो यहाँ की कंपनी नहीं है, जिनके हेडक्वार्टर्स बाहर हैं और फॉरेन कंपनीज हैं, और वो डिजिटल कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं किसी भी तरीके की सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, इंडियन फर्म्स, इनके गूगल पर उनके एड्स रन चलते हैं। आप देखते हैं गूगल पर जाएंगे तो एड शो होते रहते हैं। तो एड रन कराने के लिए गूगल क्या होता है, अलग अलग इंडियन फर्म से उनसे पैसा लेता होगा, तो उसके जो प्रॉफिट पर है उसके लिए बोलते हैं इक्विलेशन लवाई, ताकि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कंपनीज को लेकर। 6% होता है, ये वॉज इम्पोज्ड ऑन डिजिटल सर्विसेज सच एज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस, जो अभी हमने बात करी, एड वगैरह जो रन होते हैं। फॉर ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 1 लाख से ज्यादा अगर फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर लगाया जाता है। क्लियर है? ये रहे न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं और
क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू अबोलिश 6% इक्वलेशन लवाई ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2025। तो अप्रैल 1 2025 से लास्ट पिछली फाइनेंशियल ईयर जो थी वहां से हम क्या कर लिया, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसमें हमने इक्विजेशनल लवाई जो है उसको अबोलिश कर दिया है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे, अबोलिश कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड, इंडियन इकोनॉमी इन गोल्डीलॉक फेस। रिसेंटली ये वर्ड एक दो बार अभी न्यूज में रहा है कि गोल्डीलॉक फेस होता क्या है, तो एक बार देख लेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्डीलॉक। तो गोल्डीलॉक की नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं है और बहुत कम ग्रोथ भी नहीं है। क्लियर है कि बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक बीच में है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, सस्टेन है बिल्कुल। क्लियर है, तो नाइदर टू हॉट, हाई इन्फ्लेशन नहीं है, नाइदर टू कोल्ड, फ्लैटिंग जीडीपी ग्रोथ, ना ही जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है और ना ही फ्लैटर हो गई है, एक लिमिट, एक नॉर्मल पोजीशन पर वो चलती चली जा रही है ऊपर की तरफ। क्लियर, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो फॉर इकोनॉमी। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब इंडियन इकोनॉमी एज बीइंग ए गोल्डीलॉक मूवमेंट के अंदर है। क्लियर है, गोल्डीलॉक फेज समझा दिया, होता क्या है, ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इकोनॉमिक इन गोल्डीलॉक मूवमेंट बट देयर आर एक्सटर्नल चैलेंजेस टू फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट थी। क्लियर है, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू था, उसी के अंदर बोला गया था, फिर गवर्नर ने भी बोला और फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने भी बोला गोल्डीलॉक फेज। तो आपको जनरली ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि व्हाट इज गोल्डीलॉक, गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, थंब रूल किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड टू डिसकंटिन्यू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं इसके। होता क्या है, कब लॉन्च करी गई थी, 2015 में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। होता क्या है इसके अंदर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज द सेकंड गोल्ड स्कीम टू फेस क्लोजर बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट मंथ्स एंड एम्स टू शेप। क्लियर है, ये तो है कि क्या हुआ है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक आइडल गोल्ड प्रोडक्टिव टू प्रोड्यूस कंट्रीज रिलायंस ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, हमने आप देखा हो इंडिया के शादी के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह खरीदा जाता है, जो इंडियन वीमेंस है बहुत ज्यादा गोल्ड ऑब्सेस्ड है इंडियन लोग गोल्ड से। तो क्या होता है, गोल्ड हमारे यहाँ तो इतना बनता नहीं है, तो क्या करते हैं हम, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, हमारा पैसा लगता है। क्लियर है, डॉलर हमारे देश से बाहर जाता है और डॉलर देश से बाहर जाएगा, डॉलर आ नहीं रहा है, मतलब कम आ रहा है, जा बहुत ज्यादा रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे सर, डॉलर डेफिशिएंट हो जाएंगे, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। इसी वजह से आप देखेंगे जो हमारा रुपया है वो गिरने लगेगा इन कंपैरिजन टू डॉलर, डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे। क्लियर है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी बहुत ज्यादा डेफिसिट में जाने लगेगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए सरकार ने कहा गोल्ड मोनेटाइज स्कीम है कि आप गोल्ड की तरह ही एक काम करिए, इसमें पैसा करिए, तो जितना रिटर्न आपको गोल्ड पर मिलता था उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस बढ़ते चलाएंगे उस हिसाब से आपका इस स्कीम के अंदर रिटर्न भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, आपने गोल्ड में भी एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया और सरकार को गोल्ड मंगाना भी नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, कंट्री का जो रिलायंस है ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड उससे हमें छूट मिल गई, और रिड्यूस जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उससे भी बचा जा सकता है। क्लियर है, तो जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स है उसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। बीमा सुगम पोर्टल, व्हाट इज बीमा सुगम पोर्टल, थंब रूल, कब लॉन्च हुआ, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ, एक बार देख लेंगे। बीमा सुगम हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय बीमा सुगम इंडियन फेडरेशन। इस बीमा सुगम इंडियन फेडरेशन ने लॉन्च किया है एट द IRDAI हेडक्वार्टर्स इन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी जितनी भी रेगुलेशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जितनी भी कंपनीज हैं आपकी और आपके जितने भी इंश्योरेंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए उसकी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है ये IRDAI। जैसे आपकी शेयर बाजार के लिए सेबी है, ऐसे ही IRDAI है। क्लियर है, उन्होंने लॉन्च किया है बीमा सुगम पोर्टल। क्लियर है, और किसके द्वारा, बीमा सुगम इंडियन फेडरेशन जो IRDAI है उसी के अंदर एक बॉडी है, उसने लॉन्च किया गया है। क्लियर है, डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस, एक टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे, लाइफ का, हेल्थ का, जनरल इंश्योरेंस चाहिए,
सिंगल प्लेटफॉर्म है टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स, अलग अलग जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और आप भी जा सकते हैं और वो अपना अपना दिखाएंगे कि कितने में हम किसी इंश्योरेंस को बेच रहे हैं, तो आप जाकर खरीद सकते हैं। थ्रू इट यूजर्स कैन बाय, जो भी मैंने बात करी, सेल, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो बेच सकती हैं, सर्विसेज रिन्यू किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इवन क्लेम किया जा सकता है विद फुल ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है? बीमा टर्निटी है, आईडीए टार लॉन्च बीमा टर्निटी कंपोनेंट, बीमा सुगम है, बीमा विस्तार है, बीमा वाहक हैं। बीमा वाहक क्या होंगे? ये अलग अलग इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। बीमा ट्रिनिटी है, इसको देख लेंगे, अलग अलग नाम है। बीमा सुगम, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ही पेमेंट बना दिया गया है फॉर बाइंग एंड सर्विसिंग के। बीमा विस्तार है, अलग पॉलिसीज हैं लाइफ को, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने के लिए। वाक्स क्या है? वुमेन लेड ग्रास रूट नेटवर्क प्रमोटिंग अश्योरेंस अवेयरनेस एंड बीमा विस्तार अडोप्टेशन। ज्यादा से ज्यादा बीमा हो, लोग इंश्योरेंस खरीदें, इंश्योरेंस के अंदर वो लोग इंश्योर्ड हो जाएं, सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहे कि आप इंश्योर रहें। क्लियर है? तो उसके लिए बीमा विस्तार एक कंपोनेंट है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। एंड सेकंड लास्ट, वीबीजी राम जी, बिल्कुल सर न्यूज में था, बड़ा हॉट टॉपिक है। तो वीबीजी राम जी क्या है? पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे इसकी। फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। अब तो सर ये एक्ट बन चुका है, सरकार, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद एक्ट बन गया है। तो अब तो ये वीबीजी राम जी एक्ट हो गया है, बिल नहीं है। हुआ क्या सर? जो एक मनरेगा थी हमारी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो स्कीम थी, उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? सर वीबीजी राम जी ने। चेंजेस क्या क्या आए हैं उस पर ध्यान रखेंगे। 125 डेज का जो वेज है आपका, जो एम्प्लॉयमेंट, उसको गारंटी करती है। और पहले मनरेगा क्या करती थी? 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी कर देती है। अब क्या करती है? आपको 125 दिन का है। पहले क्या होता था? सेंट्रल जो है वो 100% पे किया करती थी, ध्यान रखना, 100% पे किया करती थी उनकी सैलरीज को, जो वर्कर्स हुआ करते थे, जो काम करते थे, लेबर्स वगैरह का। अब वो चेंज हो गया है ऐसा, अब हो गया है 60-40% का। फंडिंग क्या हो गई है? 60-40% की फंडिंग हो गई है। पहले क्या होता था? अवेलेबिलिटी राउंड द ईयर हुआ करती थी, लेकिन फार्मिंग सीजन के अंदर ये जो काम है आपको जो मिलना है वो रुक जाया करेगा फार्मिंग सीजन के अंदर। क्लियर है? मैनेजिंग बॉडी क्या होती थी? पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, इसी के अंदर काउंसिल बनाई गई है, वो एडवाइजरी या मैनेजिंग बॉडी होगी। क्लियर है? पहले 100% सेंटर शेयर किया करती थी, अब 60 एंड 40% हो गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो भी हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह है, या नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, या जहां पर यूनियन टेरिटरीज हैं लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहां सरकार है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, वहां 90 एंड 10% का है जो फंडिंग शेयर है, और 100% है जहां यूनियन टेरिटरीज हैं विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 60-40% रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर है। क्लियर है? तो दिस इज वीजी राम जी बिल एट अ ग्लांस, ये एक बार देख लेंगे। हालांकि हमने कवर कर दिया है किस चीज के रिलेटेड, मनरेगा को किया है, मेन क्या चेंज हुआ है, 125 मिलते थे, अब 100 डेज। फार्मिंग सीजन के अंदर बंद हो जाया करेगा। शेयर, फंडिंग शेयर में चेंज है, 60-40% है, पहले 100% हुआ करता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज शांति बिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज शांति बिल? फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे। सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति बिल, अब ये शांति एक्ट बन गया है सर। ये जब हम बात कर रहे हैं तो इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है और ये एक्ट बन चुका है। किस चीज से रिलेटेड है एक बार देख लेंगे। इट इज प्रपोजल लॉ टू रिफॉर्म इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियर, जिस इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर मेथड से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, क्लियर है, जो आपके वो एनटीपीसी वगैरह होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हो गया, पानी वगैरह से बिजली बनाई जाती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन जहां न्यूक्लियर से बिजली बनती है तो उस चीज के यूज के लिए क्या है? मेक इट मोर ओपन, मॉडर्न, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली। कैसे बनाए जाएंगे सर? आपने जो फॉरेन एंटिटीज हैं एंड प्राइवेट जो लोग हैं उनको एंट्री दे देती है अब सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर। क्लियर है? द बिल अलाउज लिमिटेड प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर व्हाइल रिटेनिंग स्टेट ओवरसाइट। सरकार की ओवरसाइट रहेगी, लेकिन
प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए परमिशन दे दी है न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेक्टर के अंदर। क्लियर है? ये रहा प्राइमरी शांति बिल 2025। अब देख लेंगे एक बार है क्या। पहले क्या हुआ करता था, पहले एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLNDA 2010 इस एक्ट के द्वारा हुआ करता था, लेकिन अब क्या गया, शांति बिल आ गया। सेक्टर कंट्रोल बाई गवर्नमेंट कंट्रोल रिटेन बट लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। पहले क्या हुआ करता, कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर न्यूक्लियर एनर्जी, सरकार की गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली हुआ करती थी। अब प्राइवेट सेक्टर फॉरेन को भी अलाउ कर दिया गया, लेकिन ओवरसाइट किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। प्राइवेट पार्टिसिपेशन नो रोल प्राइवेट कंपनीज का पहले नहीं हुआ करता था, इस बार सर कर दिया गया अप टू 49% माइनॉरिटी इक्विटी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल पॉलिसी में अब क्या है, पार्टिसिपेशन परमिटेड कर दिया गया है। क्लियर है? तो यही था मेन आप ध्यान रखेंगे, प्राइवेट और फॉरेन एंटिटीज को अलाउ कर दिया गया है इन द सिविल न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेक्टर के अंदर। क्लियर है? ऑफिशियली कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी बिल, शांति बिल या एटॉमिक एनर्जी बिल बोल देंगे इन द न्यूज बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इट ओपन इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी टू प्राइवेट, जो हमने बात करी है उससे रिलेटेड है। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर है? अब देखिए ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो थंब रूल क्या है, इकोनॉमी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ने का, कोई भी अगर आपकी गवर्नमेंट स्कीम है वो न्यूज में रही है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि कब लॉन्च हुई और किस मिनिस्ट्री के द्वारा वो लॉन्च हुई। ठीक है? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हर स्कीम के बारे में आपको पढ़ना ही है, ये तो उसका स्टैटिक हो गया। डायनेमिक क्या है सर, वो किस लिए न्यूज में है, कोई आउटले बढ़ाया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, या उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इंडाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीति आयोग बहुत सारे इंडाइसेस लॉन्च करता है, या आरबीआई ने आपने देखा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, या अलग अलग इंडेक्स है, या कोई रिपोर्ट अगर आई है इंडिया के अंदर, कोई रिपोर्ट आई है किसी मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी लॉन्च किया। क्लियर है? और कुछ बिल्स वगैरह आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स अलग करेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे शांति बिल हमने पढ़ा, वीबीजी रामजी बिल पढ़ा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे वीबीजी रामजी क्या था, मनरेगा को रिप्लेस किया वीबीजी रामजी में, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण 2025। शांति बिल है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, हर साल एक ना एक, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन इकोनॉमी के करंट अफेयर से आते ही हैं, गवर्नमेंट स्कीम से आ गए हैं, इंडाइसेस से आ गए हैं, रिपोर्ट से आ गए हैं, बिल वगैरह से आ गए हैं। क्लियर है? सो रिवाइज करेंगे एक एक जो आपके इस पीपीटी में था, एक एक पीपीटी को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, उनकी लॉन्च, मिनिस्ट्रीज। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जय हिंद।